खबर है नोएडा से, जहां नोएडा की एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है। सुबह 4 बजे भीषण आग लगी है और दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये देखिए, ये गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, जिसमें आग लग गई है, भीषण आग लगी है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है और आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल दमकल की टीमें मौके पर तैनात है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की जा रही है। हमारे सहयोगी अंशुमन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 65 के बी ब्लॉक में अपोलो इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है, जिसमें सुबह 4 बजे भीषण आग लग गई। इस वक्त मैं उस कंपनी के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये 3 से 4 मंजिला जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी है। कंपनी जो बताया जा रहा है इंटरनेशनल अपोलो इंटरनेशनल कंपनी है, जहाँ पर लेदर गारमेंट्स का काम होता है, यानी कि यहाँ पर लेदर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे जैकेट के अलावा पर्स, तमाम चीज़ें जो सामान होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। जो लोकल यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनका कहना है लगभग सुबह 4 बजे के आसपास से आग लगी है और फायर की लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का काम बदस्तूर जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टॉप फ्लोर पे अभी भी आग लगी हुई है। हालांकि गनीमत ये रही क्योंकि आज रविवार का दिन था, शनिवार और इतवार की इस कंपनी में छुट्टी रहती है, लिहाजा अंदर कोई भी वर्कर नहीं था सिवाय गार्ड के अलावा। उधर नैनीताल में जंगल में पिछले 5 दिनों से भीषण आग लगी है और इस पर काबू पाने के लिए लगातार सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। देवभूमि उत्तराखंड के 11 जिले इस वक्त भीषण आग की चपेट में हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं में जंगलों की लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। वन विभाग भी 1780 एकड़ वन में लगी आग बुझाने में जुटा है। हिल स्टेशन नैनीताल में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग की लपटें नैनीताल के रिहायशी इलाकों तक पहुँचने लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आग से वन संपदा को हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने कहा है कि जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 दिन से नैनीताल और आसपास के जंगल में लगी भीषण आग की वजह से वन्य जीवों, वन संपदा के साथ ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। TV9 संवाददाता हर्ष रावत ने हालात का जायजा लिया। नैनीताल के जंगलों में इन दिनों काफी आग धधक रही है। लगातार आगजनी की जो घटनाएं नैनीताल के सभी जंगलों की तरफ हो रही है, उससे जो जंगल में रहने वाले वन्यजीव हैं या जो उसके आसपास क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नैनीताल के भुजाघाट क्षेत्र में। जंगलों में जो आग है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले घास हुआ करती थी, सब घास जल चुकी हैं और आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो प्रशासन है, जो वन विभाग की जो टीम है, वो लगातार जंगलों में आग को बुझाने की ओर काम कर रहा है। भारी बर्फबारी के बाद पुंछ में ऐतिहासिक मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन बर्फ और मलबा हटाकर रोड को आवाजाही के लिए खोल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के बाद बंद हो गई। पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाली रोड को बर्फबारी के बाद शनिवार को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी के बाद एहतियात के तौर पर वाहनों का यातायात निलंबित करना पड़ा। बर्फ और मलबे को हटाने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सड़क और मौसम साफ होने तक किसी भी तरह की आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की कार पर हमला किया गया है। हालांकि विधायक पूरी तरह सुरक्षित है। हमला करने वाला शख्स फरार हो गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर की बंडा सीट विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की गाड़ी पर हमले की हैं। पत्थर लगने से विधायक की गाड़ी का कांच टूटा है। उनके मुताबिक वो शनिवार रात जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी करई गांव के पास किसी अज्ञात शख्स ने पथराव किया। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। विधायक को शक है कि ये मामला राजनीतिक हो सकता है। हालांकि उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस है।
कांग्रेस चुनाव समिति ने आखिरी फैसला अब गांधी परिवार पर छोड़ दिया। बीती रात जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई तो माना जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली को लेकर आज फैसला हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में यूपी प्रभारी अविनाश गोयल और यूपी विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहिए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी फैसला गांधी परिवार पर छोड़ दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। और एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी प्रचार के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं। बेलगावी और उत्तर कन्नड़ में जनसभाएं करेंगे। दावणगेरे और बेल्लारी में करेंगे रैली। कर्नाटक में 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक के दौरे पर हैं। देर रात बेलगावी पहुंचने पर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बेलगावी के बाद पीएम दोपहर करीब 1 बजे उत्तर कन्नड़ में चुनावी रैली में शामिल होंगे। पीएम दोपहर करीब 3 बजे दावणगेरे में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5 बजे वो बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक की इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। पीएम मोदी ने कोल्हापुर में उद्धव गुट वाली शिवसेना पर कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में ये लोग इतने गिर गए हैं कि औरंगजेब को मानने वालों से भी ये मिल गए। इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। नकली शिवसेना इन सब एजेंडों में इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पीएम मोदी ने गोवा में संविधान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। पीएम ने कहा कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी की 22 लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा बैठक है। चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। इटावा, मैनपुरी, एटा में जनसभा भी करेंगे अमित शाह। आज अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। शाम को कानपुर में अवध और बुंदेलखंड इलाकों में आने वाली 22 लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ क्लस्टर इंचार्ज, लोकसभा प्रभारी, संयोजक मौजूद रहेंगे। समझा जा रहा है कि अमित शाह इन सीटों की कमजोर कड़ियों पर चर्चा करेंगे और पदाधिकारियों के बीच मतभेद को दूर करेंगे। इसके पहले अमित शाह एटा, मैनपुरी और इटावा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल तीसरी बार लखनऊ संसदीय सीट से पर्चा भरेंगे। इसके लिए आज ही वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह सोमवार को सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां से वो दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य बीजेपी के सभी बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक पूरे रास्ते में कई जगहों पर ढोल नगाड़े और शंखनाद से उनका स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। इसके अलावा भी वो अलग अलग जगहों पर 8 मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दिन भर मंदिरों में दर्शन और पूजा करेंगी। सुबह करीब 10:30 बजे स्मृति ईरानी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। अयोध्या के बाद वो जगदीशपुर में राम जानकी मंदिर सहित कई मंदिरों और आश्रमों में पूजा अर्चना करेंगी। इससे पहले अमेठी में एक जनसभा में उन्होंने राहुल गांधी पर तंज भी कसा। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। राहुल गांधी ने भी संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा, संविधान बदलने के बीजेपी के इरादे को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी बीजेपी पर संविधान को लेकर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है। वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड़ में पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने झूठ बोलते हैं। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम के बरपेटा से सीएम हेमंता पर खूब बरसे। खड़गे ने कहा कि राज्य के सीएम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्र का कर्तव्य है। आरएसएस, बीजेपी मिलके आज जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको बर्बाद हम नहीं होने देंगे। और एक चमत्कार की बात देखो, इस एरिया में शेड्यूल कास्ट कितने हैं मुझे मालूम नहीं, या शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, गरीब कितने हैं, उनकी संख्या मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे आसाम का एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि जो मनु की चतुर्वर्ण है वो बहुत अच्छा है और शूद्रों का ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। मुस्लिमों को संपत्ति बांटने वाले भाषण पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। देखिए पूरी खबर। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। जयराम रमेश ने एक्स पर कहा कि उनका भाषण चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी स्टैंडर्ड का भी उल्लंघन करने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भाषण का संज्ञान लेने और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान होने के बाद भी महाराष्ट्र में महायुति अभी तक 7 सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। हालांकि दावा यह है कि जल्द ही सभी सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महायुति ने अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों की माने तो महायुति जल्दी बची 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। ठाणे और नासिक अब शिवसेना शिंदे गुट के पास हैं, जबकि कल्याण सीट पर देवेंद्र फडणवीस ने श्रीकांत शिंदे की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद ठाणे की सीट पर भी बीजेपी का दावा किया है। पालघर और दक्षिण मुंबई की सीटों को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि महायुति के नेता जल्दी सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने TV9 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने हमेशा उन्हें एक सेवक के रूप में काम करने की प्रेरणा दी है। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा हमें सेवक के रूप में काम करने का प्रेरणा दी है और जनता वास्तव में पूजनीय है, जो इस देश को सशक्त भी बना रही है और 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयास से आज देश विकास भी कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो सम्मान वास्तव में भारत की जनता का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मशहूर वकील उज्ज्वल निकम ने अब राजनीति में एंट्री की है। बीजेपी ने उन्हें मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर उम्मीदवार बनाया। आतंकवादियों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीतने वाले मुंबई के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सहित सभी बीजेपी के नेताओं को आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। सीएम योगी की बदायूं में रैली है। बड़ी खबर है, आंवला में भी जनसभा को करेंगे सीएम योगी संबोधित। तीसरे चरण में यूपी की बदायूं सीट काफी अहम है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 को अगर छोड़ दें तो उससे पहले लगातार 6 बार ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से चुनाव हार गए थे। सीएम योगी आज बदायूं में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले योगी आंवला में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कल जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है। ईडी ने शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद क्रूर तरीके से बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। केजरीवाल ने एफिडेविट में कहा कि मेरी याचिका को अनुमति मिलनी चाहिए और मैं रिहाई पाने का हकदार हूं। इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और इसके तथ्य उनके पास हैं, इसलिए गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज भी महाबल मिश्रा के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगी। इससे पहले कल हुए रोड शो में उन्होंने कहा कि देश तानाशाही की ओर जा रहा है। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर कहा कि 10 साल तक जांच चलेगी तो क्या 20 साल जेल में रखेंगे। उन्होंने केजरीवाल को शेर बताया। आपके मुख्यमंत्री शेर हैं, शेर। उन्हें कोई झुका नहीं सकता, उन्हें कोई तोड़ नहीं। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, इसे बचा लो, वोट की ताकत को समझे। हम सब तानाशाही से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी के नाम पर कोई नहीं जीत रहा है, वो खुद ही डिप्रेशन में। भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी 2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। मोदी जी का मतलब महंगाई है, मोदी जी का मतलब पलायन है, मोदी जी का मतलब गरीबी है, मोदी जी का मतलब जो है अमन चैन नहीं बल्कि समाज को बांटने हैं। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भाटी को धमकी देने से इनकार कर दिया है।
राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में आरोपी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की सफाई सामने आई है। रोहित ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, उसके नाम से किसी दूसरे शख्स ने ऐसा किया है। रोहित गोदारा ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रोहित गोदारा ने रविंद्र सिंह भाटी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। 3 महीने से ज्यादा समय तक चले एक ऑपरेशन में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस दौरान ड्रग बनाने वाली 3 हाईटेक लैब का भंडाफोड़ किया गया। गुजरात में एनसीबी और एटीएस के जॉइंट एक्शन की वजह से गुजरात में ड्रग्स बनाने वाली हाईटेक लैब का भंडाफोड़ हुआ है। यहां से करीब 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। गुजरात के साथ ही राजस्थान में भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। मल्टी स्टेट कार्रवाई में 149 किलो मेफेड्रोन, 50 किलो एफिड्रिन और 200 लीटर एसीटोन जब्त किया गया। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और मास्टरमाइंड की भी पहचान हो गई है। गांधीनगर में पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर गुजरात के अमरेली में भी छापेमारी की जा रही है। इजरायली ईरान तनाव के बीच इराक के गैस फील्ड पर ड्रोन हमला किया गया है। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद ने इस हमले की निंदा की है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके के खोरमुर गैस फील्ड पर हुए ड्रोन हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें गैस क्षेत्र पर ड्रोन हमला साफ दिख रहा है। इस हमले में 4 प्रवासी कर्मचारी मारे गए। हमले के चलते कुएं से गैस निकालने का काम रोक दिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। कुर्द सरकार ने बयान जारी कर कहा कि हमले में मारे गए लोग मूल रूप से यमन के निवासी थे और वो गैस फील्ड में काम करने के लिए इराक आए थे। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। अमेरिका की वॉशिंगटन में एक क्लब में हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक क्लब में देर रात भीषण गोलीबारी हुई। फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। वारदात को व्हाइट हाउस के पास ड्यू पॉइंट सर्कल में एक नाइट क्लब के अंदर अंजाम दिया गया। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में क्लब के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और एक बंदूक भी बरामद की है। आरोपी से पूछताछ कर मामले में खुलासे की तैयारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर से बताया जा रहा है कि ईडी का समन मिलेगा और साथ ही जानकारी ये भी है कि कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी सूत्रों के हवाले से जानकारी है और कहा जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में पूछताछ होगी। और एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी प्रचार के लिए कर्नाटक दौरे पर। बेलगावी और उत्तर कन्नड़ में जनसभाएं, दावणगेरे और बेल्लारी में करेंगे रैली। कर्नाटक में 7 मई को होगा मतदान। दिल्ली के तिलक नगर में सुनीता केजरीवाल का रोड शो। आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में रोड शो करेंगे। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की। देखिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल और उस दौरान वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। फोटो निकाल लीजिए, सेल्फी निकाल लीजिए अपने मोबाइल में।